बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबे को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानब स्टेट बैंक बिल पास होने पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से इस्तीफा पार्टी को भिजवा दिया गया है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे को कलअदम करार देने का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया है। क्या कानूनी टीम मुस्तकबिल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अदालतों में डिफेंड कर पाएगी? माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं जिस पे वज़ीर आज़म साहब नाखुश नजर आए। तैयारी नहीं थी गालिबन टीम की, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे कीमतें अदा कर दी गई हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि काम शुरू करें ताकि प्रोजेक्ट आगे चले, और जहाँ एतराज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए, जहाँ कीमतें किसानों को लोगों को देनी है तो उनको अदायगी की जाए और प्रोजेक्ट ना रुके। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस्लामाबाद में एक कशीदगी सी सियासत में है, और उसकी वजह जो है वो ये, मतलब उसकी एक अलामत ये है, जैसे कल वफाकी काबीना का इजलास होना था तो वो काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वफाकी काबीना का इजलास जो मंगल के रोज़ होता है वो नहीं हो रहा, और वज़ीर आज़म गालिबन कल बहावलपुर जा रहे हैं सेहत कार्ड का वो देने के लिए, और उसके बाद वो परसों जो है चाइना चले जाएंगे, जहाँ से फिर एक दफ़ा ये इतलात आ रही है कि हम फिर कर्ज लेने जा रहे हैं दोबारा। अब ये क्या मामलात हैं इसके ऊपर ज़रा डिटेल बात करेंगे, लेकिन अदालतों के हवाले से जो फैसला आया फ़ाइज़ ईसा साहब का, उसके ऊपर मुख्तलिफ वज़रा जो हैं उन्होंने उस पर गुफ्तगू की, और उससे ये अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत को ये फ़ैसला जो है पसंद नहीं आया। हालांकि फ़ैसला जो है वो क्यों, उसमें क्या है ऐसी बात जिसके ऊपर कोई बहस हो सकती है। मेरे साथ शाखावर एडवोकेट साहब भी हैं और जैसे शाइख उस्मानी साहब भी हैं। उन दोनों शख्सियात से, मोहतरम शख्सियात से पूछता हूँ कि क्या है ऐसा इस फैसले में जो कि जिस पे बहस हो रही है या हो सकती है। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, ये जो फैसला है ये इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब एक मतलब 4-5 जजेस ने एक बात की है और फिर याहिया अफरीदी साहब ने उसमें इजाफी नोट डाल दिया है। ये क्या है, ये फैसला क्या है, ये बताइए आप। देखिए, ये तो कोई इतना सरप्राइजिंग फैसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में चैलेंज किया गया था, जिसको कि एक मेजॉरिटी के फैसले से वो जो रेफरेंस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगेंस्ट जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, उसको क्वाश कर दिया था, उसको कलअदम करार दे दिया था कि वो बदनीयती पर मबनी है, कानूनी बदनीयती पर मबनी है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दी गई थी कि जो FBI है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एहलिया जो हैं उनको जो है उनकी वो तहकीक कर सकती हैं, उनके जो एलिजेड नॉन डिस्क्लोजर की या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और अगर FBI का जो एक सीनियर अफसर अगर ये तहकीक करने के बाद अगर फिर भी ये समझता है कि इसमें ऑनरेबल जज जो है उनका भी मिसकंडक्ट बनता है, तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा भेज सकता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको दोबारा एज सुवो मोटो जुरिस्डिक्शन उसको एंटरटेन करेगी। ठीक है। लेकिन उसके खिलाफ जब रिव्यू फाइल किया गया, नजरसानी की दरखास्त, तो उसमें भी आपको याद होगा कि चंद माह पहले उस पर भी एक शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, जिसमें जो बाद की जो डायरेक्शंस थी कि उनके खिलाफ तहकीक हो सकेगी, उसको भी रिव्यू कर लिया गया, और उसको सिरे से उस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था इम्पीचमेंट का, उसको उन्होंने जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो आज उसकी जो डिटेल रीजंस आई हैं और उसके ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया में तो इस पर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली अदलिया के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर, आलिया जो जिन जज साहिबान ने फैसला दिया है उनको भी बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहले जब रिव्यू का शॉर्ट ऑर्डर आ चुका था, तो अब तो डिटेल रीजंस आई हैं, तो फैसला तो तकरीबन ये वही है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो फैसले में, जो ओरिजिनल फैसले में एक एक्सेप्शन दी गई थी, एक डोर ओपन रखा गया था FBI के लिए, वो बंद कर दिया गया। तो वो तो शॉर्ट ऑर्डर में भी 4-5 महीने पहले ऐसा ही हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला अगर आप गौर से पढ़े तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी भी नहीं कहा कि कोई भी जो मुअज़्ज़ज़ जज है
आला अदलिया का वो अकाउंटेबिलिटी से जो है वो नहीं, वो आरी नहीं है, उससे बाला नहीं है। लेकिन जो जो बुनियादी हकूक हैं, जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ जो कि गारंटी करता है सबको यकसा मसावी मौके फराम करने का, अपने डिफेंस का और अपने आप को जो है वो कानून के मुताबिक ट्रीट करने का, वो तो जजेस को भी हासिल है। तो इसलिए इससे नहीं, मेरा सवाल ये है कि फैसला जो है उसमें जहां पे जो बाकी जज साहिबान हैं उनके साथ जो नोट है वो इजाफी नोट है, उसकी कोई हैसियत है या उसकी हैसियत नहीं है? जी देखिए, उसमें एक जस्टिस यही आफरीदी साहब जो है, उन्होंने जो पहला ओरिजिनल फैसला था उसमें भी उन्होंने डाइसेंट किया था, उन्होंने इख्तलाफ किया था। ठीक है। उन्होंने इख्तलाफ ये किया था कि ये जो जस्टिस फाइज ईसा साहब की जो पिटीशन है या बार कौंसल्स की, ये मेंटेनेबल नहीं है और ये जो क्वेश्चंस इसमें उठाए गए हैं ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी इनको कवर कर सकती है, इनका अहाता कर सकती है। ठीक है। तो आज के जो जजमेंट है उसमें भी उनका इजाफी नोट इसी हद तक है। लेकिन उन्होंने एक बात जो बाकी जजेस ने नहीं की, उन्होंने कही है कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मुतलका शिकों की खिलाफ वर्जी की है, जो कि गारंटी करती है कि किसी भी टैक्स पेयर की जो आप मालूमात हैं उनको सीगा राज में रखेंगे और अगर कोई भी उसको सीगा राज में नहीं रखेगा, उसको डिस्क्लोज करेगा, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में उसकी सजा भी तजवीज शुदा है। तो उसमें इजाफी नोट में ये लिखा गया है कि वजीर कानून और उस वक्त के जो मुशीर एहतसाब थे उनके बारे में उन्होंने ये होल्ड किया है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं कानूनी कार्रवाई के, जो किसी भी और उसके साथ साथ FBI के अफसरान भी जिन्होंने किसी टैक्स पेयर के जो एक उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें वजीर आजम साहब के बारे में तो कोई बात नहीं है ना? वजीर आजम के बारे में एक टच दिया गया है, डायरेक्ट उनके बारे में नहीं किया गया, लेकिन उनके बारे में ये कहा गया है कि वो भी इन दो अफराद के खिलाफ भी और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है, जिसकी भी कानूनी मुजम्मरात हो सकते हैं। ये उस इजाफी नोट में लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? यानी क्या, यानी ये तो एक जज साहब का कहना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पूरे फैसले में ये शामिल है। जी देखिए, जो इजाफी नोट होता है वो जजमेंट का हिस्सा होता है। अब इसमें जो एक एकेडमिक डिस्कशन ये हो सकती है कि जब बाकी जज साहिबान ने अपने फैसले में इस बारे में कोई बात नहीं की कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने इजाफी नोट में जब ये हुक्म दिया है, तो फिर मेरे हिसाब से ये कोई महज जो है वो माइनॉरिटी व्यू नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी व्यू ये तब होता कि बाकी जज साहिबान ये कह चुके होते कि इसके नतीजे में किसी के खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो जायज नहीं होगा, और एक जज साहब तो आप कह रहे हैं नहीं, तो कौन कार्रवाई कौन करे? वजीर कानून के खिलाफ? और आप कह रहे हैं वजीर आजम की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है फैसले में। ये तो बहुत बड़ी वजीर आजम के खिलाफ डायरेक्ट नहीं है, वो दो शख्सियात जिनका मैंने पहले जिक्र किया उनके बारे में। वो तो चले गए, शहजाद अकबर साहब चले गए, वजीर कानून। अच्छा, लेकिन यानी इसको फिर कैसे देख रहे हैं? इसको हुकूमत के लिए परेशान कौन है या ये कोई इशू नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये जो जिनके खिलाफ उन्होंने हुक्म दिया है उनके लिए परेशान कौन बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि इजाफी नोट में सिर्फ उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये बात कही है, बाकियों ने उसके बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से उनकी राय लेते हैं जरा। शाहवर साहब, जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाहिद साहब। जज साहब, कैसे देख रहे हैं आप? शाहवर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इजाफी नोट डाला है तो ये फैसले का हिस्सा है और ये दो शख्सियात जो हैं इनके ऊपर उसका असर पड़ सकता है, और वजीर आजम को नहीं, लेकिन उनका जिक्र करके वो निकल गए। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, जहां तक कि वो उन्होंने ये कहा है कि मेरे ख्याल में शहजाद अकबर और जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके मुतालिक उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए वो उसके मुहर्रिकात में शामिल हैं। तो ये जो चीज़ उन्होंने लिखी है ये तो मेरे ख्याल में मेन जजमेंट में भी है ये, और इख्तलाफी नोट में भी हो गया। मैंने पढ़ी तो जजमेंट पढ़ी तो नहीं है, लेकिन बात सूरत ये अगर है उसमें जजमेंट में, तो जो आपका जो सवाल पहले मैं सुन रहा था
कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर पास करती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये लाजिम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि फिर वो उसको फॉलो अप करे और पता करे कि कहाँ तक वो सही है, गलत है, या उसका एक किस्म का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ये लाजिम है गवर्नमेंट के ऊपर कि इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन उनको शुरू करनी चाहिए दोनों हजरात के खिलाफ। चाहे वो रिटायर, वो अब तो खैर नहीं है शहजाद अकबर साहब अपने यहाँ पे एडवाइजर, लेकिन उस वक्त तो थे, तो उनके खिलाफ तो हो सकती है। वजीर आजम साहब का जो तस्करा बीच में आया उसको कैसे देख रहे हैं वजीर आजम? वजीर आजम को तो इस बात से तबसरा आया क्योंकि वजीर आजम हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है, चाहे वजीर आजम ले। अगर वो वजीर आजम नहीं है तो कोई दूसरा वजीर आजम होगा, तो उसको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा। शाखावर साहब, एक्शन कौन, यानी क्या एक्शन लेना जरूरी है और एक्शन कौन लेगा? देखिए बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक फैसला जारी कर देती है, एक हुक्म जारी कर देती है और वो फाइनलिटी अटेन कर सकता है, तो फिर आर्टिकल 189 जो आईने पाकिस्तान है वो ये कहता है कि वो बाइंडिंग हो जाता है तमाम जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर। और फिर आगे आर्टिकल 190 है, वो ये कहता है कि मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए, उनकी एड के लिए आएंगी, उनके अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए। तो ये आर्टिकल 180 के तहत जो है ये गवर्नमेंट भी, एग्जीक्यूटिव भी, ये बिल्कुल बाउंड है उनकी जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नहीं तो बाउंड क्या है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो या हटा दी, क्या करें वजीर आजम, क्या करें? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हुक्म दिया है आजकल एक जज साहब ने, उन्होंने जो ये हुक्म दे दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ये तो हुक्म है, इसके ऊपर अमल दरामद होना तो जो है ये एग्जीक्यूटिव जो है उनकी जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूटिव से मुराद आपकी वजीर आजम है ना? एग्जीक्यूटिव फेडरल गवर्नमेंट है, वजीर आजम है, बिल्कुल है। लेकिन आप साथ ही तो वजीर आजम जो हैं वो कार्रवाई करें, मतलब यानी हटा दें ओहदे से या इन्वेस्टिगेशन कैसे, क्या कार्रवाई करें? वो तो उन्होंने तो कहा है कि ये तो कानून के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में किसी भी टैक्स पेयर की जो खुफिया मालूमात हैं उनको आपने खुफिया रखना है, और उनको जो अफशा करेगा तो वो उसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक शिक के मुताबिक वो जुर्म है और वो काबिल सजा जुर्म है, जिसमें 6 माह तक की सजा हो सकती है। अच्छा, लेकिन नहीं तो हुकूमत को तो कोई इशू नहीं है ना? हुकूमत तो इसमें नहीं, हुकूमत को ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन जिन हजरात के नाम हैं उनके लिए कानूनी मुश्किलात जो है वो जरूर पैदा हो सकती है। जस्टिस साहब, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं, मुझे समझ नहीं, मैंने सुना नहीं क्या कहा शाह जी। जस्टिस वो कह रहे हैं कि जी जिन शख्सियात के खिलाफ हुक्म जारी हुआ है तो तमाम रियासती अदारे पाबंद हैं इस बात के कि वो उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, आर्टिकल 189 या 190 के तहत। जी, 190 के तहत तो एग्जीक्यूटिव पाबंद है कि वो कार्रवाई करें उनके खिलाफ। और अगर उसमें यह भी है कि अगर वो फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो गैर कानूनी है और सजा नहीं भी तजवीज़ हुई तो गैर कानूनी है, तो फिर भी सजा तो फिर यानी ये कुछ नहीं, उस लॉ में सजा तजवीज़ शुदा है, बिल्कुल। अच्छा जी जस्टिस साहब। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा है कि वो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, ये डायरेक्शन नहीं दी है। ठीक है, सिर्फ उन्होंने कहा कि गैर कानूनी है। ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाती है एक मिनिस्टर के खिलाफ या 2 मिनिस्टर्स के खिलाफ, एक एडवाइजर और मिनिस्टर के खिलाफ, तो ये लाजिम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, कि वो एक्शन लें। अगर नहीं लेंगे तो फिर कोई ना कोई पिटिशन फाइल कर देगा बाद में और कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, प्लीज एक्शन लें। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उनको चाहिए कि कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन लेके वो उनको खत्म कर दें, केस को खत्म कर दें, वो अलग बात है, लेकिन एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा। जी जैसा बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। ये एक मसला है जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त यहाँ पे इक़्तिदार की बने फ़रूक नसीम साहब हमारे इंतहाई काबिल एहतराम ज़ाती ताल्लुकात भी उनसे बड़े बड़े नफीस जो हैं वो एक शख्स हैं और एक माहिर कानून और बड़ा उनका नाम। लेकिन ये है कि ये
जैसे कि शहजाद अकबर साहब अचानक चले गए तो कोई वजह हुई तो गए, वो वजह भी नहीं बयान हुई। अच्छा, अब फरोग नसीम साहब ने फिर वो बात की कि जी इसके बाद तो फिर सबको अपने अपने जो असासाजात हैं और उनके ऊपर तो डिक्लेयर करने हाँ, तो होंगे। वो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिसके जिसके ऊपर शायद, क्योंकि शाखावर साहब का भी और शेख उस्मानी साहब का भी और बाकी जो माहिरीन कानून है वो भी ये कह रहे हैं कि जी चूंकि ये डाइसेंटिंग नोट नहीं है, इसमें कोई इजाफी नोट है, इजाफी नोट है, इख्तलाफी नोट नहीं है, इजाफी नोट है, तो फैसले को कंटिन्यू करके उसी फैसले का हिस्सा समझा जाए। ये मेरे ख्याल से एक इशू है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से फरोग नसीम साहब और कानूनी टीम बाकी जो है वो बैठ के, और वजीर आजम साहब भी, ये एक थोड़ी सी उलझन जो है इस वक्त इस फैसले के हवाले से यहाँ पे इस्लामाबाद के ईवानों में पाई जा रही है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने फिर आज सारा वो जो सारे वॉल्यूम से वॉल्यूम 8 भी वो भी दे दिया उनको, अकबर एस बाबर साहब को। तो वो भी एक मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो चारों तरफ से जो है वो एक तरह से वो शुरू हो गया है उनके ऊपर जो है ना, कानूनी महाज मतलब कह रहे हैं बॉम्बिंग इनको? कानूनी महाज पे भी दाएं बाएं आगे पीछे, तो वो, लेकिन वो फिर कहते भी तो है ना साथ कि मुझे तो लुत्फ तभी आता है जब मैं लड़ता हूँ, मैं आई एम फाइटर, बॉर्न फाइटर। तो वो बॉर्न फाइटर वाला जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त वो बॉर्न फाइटर वाले इंस्टिंक्ट्स उनके जो है वो आजमाने का वक्त आ गया, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, फैसले आ रहे हैं। अब ये उन्होंने अभी एक बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहा, और लेकिन डॉक्टर साहब शाम से कब तक लोगों की कंट्रोल कर शाम सकते से हैं लोग वजीर आजम अपना साहब? सांस रोक के बैठे हुए थे पूरे मुल्क में कि पता नहीं क्या ऐलान होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आईएमएफ का आईएमएफ शर्त की भी तो है ना शराइत डॉक्टर? भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं रीजन के, खत्ते के, लेकिन वो फिर अब काजाकिस्तान और रशिया देखिए उसके बारे में क्या हुकूमत की तरफ से बात होती है। लेकिन मैं दो तीन बातें ज़रा आगे करूँ। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर मुल्की सियासत पे भी अब ये फैसले के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, उस पर देखते हैं। लेकिन जो एक इशू है ना वो है कि इमरान खान साहब का चाइना का दौरा, जिसमें देखना यह है कि उनकी मुलाकातें किस किस से होती हैं, बायलैटरल मुलाकातें किस किस शख्सियत से होती हैं, जो कि बड़ी अहम है। फॉरेन ऑफिस को चाहिए, मैं कल भी कह रहा हूँ कि वो मीटिंग्स अरेंज करें, और बड़ी अच्छी और खुशगवार मीटिंग्स होनी चाहिए उनकी। दूसरी बात यह है कि ये जो कर्जे वगैरह का मामला, इसकी वजाहत करें कि रशिया से और चाइना से हम दोबारा, और फिर काजाकिस्तान से, तो ये पाकिस्तान से तो भी। ये क्या है फिर, ये क्यों? अभी तो हमने लिया है, और अभी आईएमएफ का बोर्ड होना है कल कल 2 फरवरी को, परसों उनका 2 फरवरी को इजलास है। तो क्या हमें दोबारा ज़र मुबादला के ज़खायर कहीं खर्च हो गए हैं जो हमें दोबारा लोन लेके फौरी तौर पे वो दिखाना पड़ रहा है उनको दोबारा? तो ये एक बड़ा इशू है, ये बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनकी माशी टीम को। एक पूरा लगता है कोई प्लान नहीं दिया उन्होंने बना के कि जिस पे वज़ीर आज़म साहब जो है वो तेजी, लेकिन यही कर सकते थे इस वक्त कि उन्होंने कीमतें कम से कम नहीं बढ़ाई। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ देर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी जो उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सलामती काउंसिल, उसका इजलास शुरू हो रहा है, और इजलास जो अमेरिकन ने बुलाया है यूक्रेन पे, और उस इजलास में 9 अरकान चाहिए, तो इजलास हो जाएगा। रशिया ने उसको रजिस्ट किया है, लेकिन अमेरिका के पास 9 अरकान है जो, और कल से रशिया जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हेड करेगा अक़वाम मुत्तहिदा की। और पाबंदियां जो हैं वो अमेरिका भी यहां पर बंद गली में दाखिल हो गए हैं सब, रशिया भी, अमेरिका भी, बाकी मुल्क भी सारे, क्योंकि यहां पर अब अमेरिकन जो हैं वो पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, असला पहुंच गया, वेपन्स पहुंच गए, नेटो के अंदर जितनी डिवीजन होनी थी हो गई, तो अमेरिका ने अपने आप को असर्ट करना है, रशिया ने अपने आप को असर्ट करना है। रशिया किसी सूरत वो जो, अच्छा यानी जर्मन्स भी बीच में आने की कोशिश की, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जर्मन्स के लिए बड़ा अच्छा था 30 साल पहले कि जी वो एक बफर क्रिएट हुआ उनका रशिया के साथ, लेकिन वो बफर अब फिर खत्म हो रहा है दोबारा। बफर था ना वो जो पोलैंड और बाकी सारी रियासतें, जो पहले तो बर्लिन खुद ही रशिया का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, फिर एक बफर रियासतें बन गई थी बीच में, बहुत सारी बाल्टिक्स और ये सारी, यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड। लेकिन यह है कि अब वो फिर दोबारा वो सारा का सारा कैंप उधर जा रहा है। तो नई लीडरशिप जर्मनी की किस तरह डिसाइड करती है, जर्मन्स, फ्रांस, टर्की, बाकी, ये डायरेक्ट प्यूटिन और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान उनकी इंतजामिया और ये मॉस्को के दरमियान मामला चल रहा है। और इसमें जो है वो स्विफ्ट की पाबंदियां, जो कि बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, जो कि तेजी के साथ जिसके थ्रू आप ये मनी ट्रांसफर फॉरेन का फॉरेन, और ये ऐसे, इसमें मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ। एक जो हमारी तारीख है ना, इंसानी तारीख जब से उठा के देखें, राजा महाराजा, शहनशाह, बादशाह, उस वक्त से सबसे ज्यादा जंगों में
या जब ये कुछ साजिशें हो रही होती थी या कोई, तो उसमें ये होता था कि पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए दूसरे मुल्क के बादशाह को या दूसरे मुल्क के वजीर को या दूसरे मुल्क का कोई अगर हमारे साथ बंदा मिले उसको पैगाम कैसे भिजवाया जाए। ठीक है, और वो जो पैगाम रसा होता था, जिसको एलची कह लें या पैगाम रसा कह लें, उसकी बड़ी अहमियत होती थी। वो अपना सर जो है वो बिल्कुल हाथ पे रख के जाता था, छुपता छुपाता जाता था पैगाम लेके, या उसको तहफ़्फ़ुज़ के साथ भेजा जाता था दरबार में। अगर कोई छोटी पावर है तो वो बड़ा बादशाह जो है भेजता था कि तुम हथियार डालो छोटे राजा को या बादशाह को या जो भी, कि तुम हथियार डालो और अपने आप को हवाले करो। या ये है कि कोई कमज़ोर है तो किसी बड़े से मदद मांगनी है उसने, या कोई साजिश होनी है, या कोई आपस में, यानी होता है ना, साजिशें भी तो हुई हैं ना, सल्तनतें टूटी हैं। तो ये जो पैगाम रसा होते थे बड़े अहम होते थे। और ये हमेशा से मामला ये ख़राब रहा कि ये पैगाम रसा अगर तो खुल के जा रहा है तो फिर ये होता था कि वो पूरा का पूरा फरमान है और उसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है, ये मोहर लगी हुई है और बादशाह की, और वहीं जाके दरबार में खोलेगा और वो तरीका उसका। लेकिन अगर वो खुफिया मैसेज है तो ये बड़ा मसला होता था कि रास्ते में पकड़ा ना जाए। ये रास्ते में पकड़ा गया तो इसका तो सर तन से जुदा करेंगे और उसके बाद वो काम भी खराब हो जाएगा। तो और वो पढ़ भी लेंगे सारा। तो ये हुआ कि जनाब इस पैगाम को किसी तरह से कोई कोड वर्ड्स में लिखा जाए, कोई इशारों को नायों में लिखा जाए। तो इसकी 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 कोडिंग शुरू हो गई इसकी। और हमें जो तारीख में सबसे ज्यादा पहले की हमें मिलता है वो हमें मिलता है और इसको यानी साइफर करना कहते हैं ना, साइफर यानी साइफर करना कहते हैं इसको, कि आपने उसको चेंज करके किसी और अंदाज में खुफिया लिखा। अल्फाज में। अच्छा, अब जो खुफिया है, ठीक है, उसको लैटिन में कहते हैं क्रेप्टो, और लिखने को कहते हैं ग्राफी, तहरीर करने को। तो वहां से लफ्ज निकला क्रिप्टोग्राफी, जिससे फिर क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो ये सारे जो लफ्ज हैं, क्रिप्टो का मतलब है खुफिया। जी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो, ये क्रिप्टो का लैटिन से। तो सबसे पहले ये हुआ कि खुफिया पैगाम कैसे भेजें। तो खुफिया पैगाम भेजने का तरीका ये था कि वो उन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज में हेब्रियू हेब्रियू अल्फ़ाबेट जो हैं, उन्होंने कहा, अच्छा हेब्रियू से ही फिर लैटिन हेब्रियू से ही फिर आगे जाके इंग्लिश भी निकली है। 21 उनमें अल्फ़ाबेट्स थे, इंग्लिश में 26 होते हैं आजकल की जो इंग्लिश है। लेकिन उसमें यह हुआ कि उन्होंने कहा कि अब इसको तरीका क्या बनाएं। तो तरीका यह बनाया कि जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको उल्टा लिखना शुरू कर दिया। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी का नाम जो है वो है फर्ज करें किसी का नाम है कमाल, KAMAL, तो इसको अबताश अतबाश साइफर में इसको लिखेंगे, के शुरू में है तो के आखिर में आ जाएगा। ठीक है, और KAMAL है तो LAMAK, यानी ये अल्फाबेट्स उल्टे करके। सही। ये जो था ये सबसे पुराना तरीका जो हमें मिलता है साइफर करने का, वो मिलता है हमें जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स को उल्टा करके। इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज। तो ये बिल्कुल जो है ये यानी ए जो है वो ऊपर से नीचे शुरू से आखिर में चला गया, जी जो है आगे आ गया। तो देखिए ना, ये सबसे पुराना, सबसे दुनिया का पुराना खुफिया पैगाम भेजने का तरीका है। लेकिन ये जो था ये ज्यादा चला नहीं, क्योंकि तो बड़ा आसानी के साथ लोग समझ गए कि उल्टा लिखा होगा और वो उसको अल्फाबेट्स को सीधा करते थे, और सीधा करने के बाद जो है वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और वो बात ज्यादा बनी नहीं, और वो जो है वो कुछ अरसे के बाद वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो हमें मिलता है जो जूलियस सीजर ने बनाया, जिसको हम सीजर साइफर कहते हैं। और सीजर साइफर जो है, सीजर साइफर थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में जूलियस सीजर ने खुफिया पैगाम भेजने शुरू किए। और उसने क्या किया कि ये जो अल्फाबेट्स होते थे, इन अल्फाबेट्स को, जो कि सीजर साइफर कहलाता है, उसने आमने सामने नहीं रखा, बल्कि 3 या 4 अल्फाबेट्स को ऊपर नीचे कर दिया। मतलब मिसाल के तौर पे ABC है तो उसने जो D है उसको A बना दिया, ABC को छोड़ के D को, और फिर वो घूम के आखिर में गए और फिर वापस आ गए। यानी उसने बिल्कुल A के नीचे Z को नहीं रखा, सही। उसने आगे पीछे कर दिए। ठीक है ना, ये 3 आगे, ठीक है, और यानी A के नीचे हो सकता है आपको Y नजर आ जाए, अगर 2 किए हुए हैं तो Y Z नजर आ जाए, ठीक है, या XYZ नजर आ जाए ABC के नीचे, वो घूम के वापस आ जाए। तो उसने क्या किया कि उसने जो है वो इसको उलट कर दिया। ये जो अब नजर आ रहा है ना इसमें कि K की जगह P है, A की जगह Z है, ये तो उलट हो गया।
ठीक है, और फिर ये कि इनमें गैप भी है। अगर एक और हम स्लाइड दिखा सकें, एक और तरीका, एक तो बिल्कुल उल्टा, ये नहीं है, ये तो हम दिखा चुके हैं पहले। ये स्लाइड अगर चेंज करेंगे ना, हाँ ये इसने इसने क्या किया कि इसने 3 पीछे चले गए, ठीक है ना। वो जो था वो एतबाश था, और ये जो है ये वो क्रिप्टोग्राफी है जिसको हम सीजर साइफर कहते हैं। इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज काइंडली। तो ये 3 पीछे चला गया, 3, ठीक है ना। यानी एफ जो है वो सी है, ई जो है वो बी है, डी जो है वो ए है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये कई सालों तक, सदियों तक ये चलता रहा। अच्छा, इसके अंदर मर्जी है ना, आप 4 आगे कर लें, 5 आगे कर लें, 6 आगे कर लें, 7 आगे कर लें, मतलब आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी आगे करें, आगे पीछे कर लें। तो लोगों को पढ़ा ही नहीं जाता था कि क्या लिखा हुआ है भाई। ए क्यू जी आई एन, मतलब है कि सी, मतलब उनको समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है। तो ये सीजर का जो साइफर है ये चलता रहा। उसके बाद जो डी साइफर के जो जासूस थे, जिनका काम था ये खत बीच में से पकड़ लिया, चीज को पकड़ लिया, इसको पढ़े कैसे। फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने जनाब ये ये देखना शुरू किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से हरूफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और कौन से हरूफ सबसे ज्यादा कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मतलब एक जुमला लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं ए, ये जो फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा ई इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद टी इस्तेमाल होता है, और फिर ए इस्तेमाल होता है, फिर ओ इस्तेमाल होता है। ये इंग्लिश जबान के जुमलों में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आई होता है, और सबसे ज्यादा कम जो है वो एक्स वाई जी होते हैं आखिर में। तो अब अगर वो बार बार पढ़ रहे हैं कि कहीं पर के आ रहा है लिखा हुआ, तो के तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, या जेड आ रहा है या वाई आ रहा है, वाई तो इस्तेमाल नहीं होता, वाई क्यों आ रहा है बार बार। इसका मतलब है कि असल में वाई नहीं है, ए है या ई है, ठीक है। यानी क्योंकि इंग्लिश, अगर आप बार बार वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ए का जो कोड है वो जी से बना दिया और जुमला लिख दिया, और उसमें जेड जेड वाई वाई एक्स एक्स चल रहा है, तो बंदा कहेगा नहीं, इसको इस तरह पढ़ना शुरू करो कि ये इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं। तो वो बैठ के फिर उन्होंने जब निकाला, जुमले निकाले इंग्लिश के, तो पूरी की पूरी ये उनके पास एक आ गई कि जी सबसे ज्यादा इंग्लिश में ई इस्तेमाल होता है, फिर टी इस्तेमाल होता है, फिर ए इस्तेमाल होता है, फिर ये होता है, फिर होता है, और आखिरकार ये देखें, ये नजर आ रहा है ना, और इसको जरा बड़ा करें थोड़ा सा प्लीज। तो यहां से पता चला कि ये जो साइफर था ये भी खत्म हो गया। ये है क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफी है जिसमें मैसेज लिखे जाते हैं, जिसमें पैगामात लिखे जाते हैं। आज की दुनिया में अगर आप अपना व्हाट्सएप खोलें, जितने लोग भी, तो आपको व्हाट्सएप खोलते ही सबसे पहली जो चीज नजर आएगी वो नजर आएगी कि इसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन का मतलब यह है कि ये पैगाम रसा है, ये वो है जिसने पैगाम भेजना है, यानी ये वो है, एक बादशाह है, इसने दूसरे बादशाह तक पैगाम भेजना है, ठीक है। तो ये जो है, जब इसने उसका कोड चेंज कर दिया, उसके अल्फाज चेंज कर दिए, चाहे वो एतबाश साइफर से किए या उसने सीजर साइफर से किए, जो भी तरीके से किए, तो ये एनक्रिप्ट हो गया। उसको हम एनक्रिप्टेड कहेंगे, ठीक है। एनक्रिप्ट हो गया, ई से एनक्रिप्ट हो गया, और जो वहां पहुंचा तो उसको पता है कि इसको उल्टा करके पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। वो जो दूसरा आदमी है उसको पता है, उसने उसको सही तरह से पढ़ लिया। तो ये जो है इसको एनक्रिप्शन कहते हैं, और फिर उसके बाद वो डिक्रिप्शन, ठीक है। पहले सादा प्लेन टेक्स्ट है, फिर एनक्रिप्ट हुआ, एनक्रिप्ट के बाद फिर वो डिक्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये तो हो गया बड़ा सीधा सा तरीका। अच्छा, दरमियान में जिस प्रोसेस के थ्रू यानी अब क्या हुआ है आज की दुनिया में, आज की दुनिया में ये हुआ है कि दरमियान में एक की आ गई है, चाबी जो है वो चाबी आप समझ लें कि बिल्कुल चाबी जो है वो उसी तरह से है जैसे कि तालों की चाबियां होती हैं, और एक ताले से एक ही चाबी खुलती है, ठीक है ना। और ताला जो होता है वो पब्लिक में होता है,
हर एक को नजर आ रहा होता है एक ही ताला है, कितना खूबसूरत ताला है, चाबियों को पता नहीं चलता, बहुत सारी चाबियां होती हैं, बेशुमार चाबियां लोग लेके घूम रहे होते हैं, उसमें से उसका कट कैसा है क्या है, तो एक चाबी लगाते हैं, दूसरी लगाते हैं, तीसरा, ताला एक ही होता है। तो ये हुआ कि जो दरमियान में जो सिस्टम, जो भी सिस्टम जी। उसको एनक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है, यानी उसको चेंज कर रहा है साइपर टेक्स्ट में। यानी साइपर टेक्स्ट से मुराद ये कि इसको आप जरा देखें, प्लेन टेक्स्ट चला, प्लेन टेक्स्ट चलने के बाद वो जो एक लंबी सी स्लाइड है जिसमें वो लाइन से बना हुआ है सारा, उसको अगर हम देखें तो ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको जरा बड़ा करें, दरमियान में आया, दरमियान में आके ये गड़बड़ हो गया, देखा दरमियान में आके ये ए क्यू ये टेढ़ा मेढ़ा सारा किसी को पढ़ाई नहीं जा रहा। उसके बाद आगे चला, और आगे चलने के बाद ये पहले एनक्रिप्ट हुआ, फिर गड़बड़ हो गई, फिर ये डिक्रिप्ट हुआ और सादा पढ़ लिया उसने जाके उसी तरह से जिस तरह से। तो ये जो है इसको सिस्टेमिक इंक्रिप्शन कहते हैं, सिस्टेमिक इंक्रिप्शन। अब ये जो खुफिया पैगामात अब दुनिया भर में हो रहा है ना, कॉल्स ट्रेस हो रही हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, पासवर्ड, उसने क्या बात की क्या बात नहीं की, तो ये उसमें ये लफ्ज की इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अगर एक ही की इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ तो वो है सिस्टेमिक, ये जैसे कि इसमें नजर आ रहा है आपको, देखिए ना, एक ही किस्म की इस्तेमाल हो रही है। और अगर एनक्रिप्शन के लिए कोई और की है, अच्छा की जो है, की क्या है, की है नंबर्स, ठीक है ना, एल्गोरिथम्स, ठीक है। और अगर एक ही की है तो वो जो है वो जो प्राइवेट है, और अगर दूसरी की इस्तेमाल हो रही है तो वो जो है फिर वो पब्लिक है। यानी एक सीक्रेट है और पब्लिक, तो सिस्टेमिक और एसिस्टेमिक दो किस्म के इसमें है। अब ये देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स हर जगह है। हमारी जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कायनात तश्कील पाई है ये मैथमेटिक्स हिसाब के ऊपर ही है। मतलब मैं अगर ये कहूं कि जी मैंने अभी सोची, एक बात सोची और उसके बाद मेरी उंगली ने मूव किया, तो यहां से जो सिग्नल गया है उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं नंबर्स की सूरत में लिखूंगा या कोई उसकी कोई अलामात होगी हिसाब किताब की। अगर मैं कहूं कि ये जो है ये आपकी फला आदमी की उम्र कितनी है, हिसाब आ गया। फला आदमी की दिल की धड़कन क्या है, हिसाब आ गया। फला आदमी का ब्लड प्रेशर क्या है, हिसाब आ गया। फला आदमी के ब्लड के अंदर जो है वो लिपिड्स कितने हैं, हिसाब आ गया। फला आदमी ने कितनी दूर जाना है, हिसाब आ गया। फला आदमी की एज क्या है, हिसाब आ गया। कायनात में जो है वो कितने घंटे हैं एक दिन में, हिसाब आ गया, ठीक है। जिस्म में कितना खून है, हिसाब आ गया। टेलीफोन को कैसे आपने, मतलब ये पूरा सिस्टम, नमाज के औकात, सितारे कैसे चल रहे हैं, कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर, वजन, मतलब हर जगह पर हिसाब है। मतलब मैथमेटिक्स हर जगह पे मौजूद है। आपको समझ रहे, मैथमेटिक्स बोर है, मैथमेटिक्स से काम, मैथमेटिक्स के बगैर कायनात नहीं चल रही। हिसाब अल्लाह ताला, मतलब एक हुक्म है कि इतनी दफा आपने फर्ज पढ़ना है, इतनी दफा आपने सुन्नतें पढ़नी, इतनी दफा नमाज पढ़नी है, इतने दिन रोजे रखने हैं। यानी मजहब हो, साइंस हो, पूरा सिस्टम इसी तरह से, ये जो पूरा सिस्टम है ना, सेट रूल्स, यानी सेट रूल्स, ये दुनिया जो है ये एक एल्गोरिथम्स के तहत चल रही है। एल्गोरिथम के ऊपर ही पूरी कायनात खड़ी है, मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं। अब उन एल्गोरिथम्स को छोटा करते चले जाएं आप, एक टेलीफोन और एक गुफ्तगू तक चले जाएं, या उसको लेके आप पूरी कायनात, हर चीज अपने मकाम पर, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने इख्तियारात के साथ, जिसने जितनी सांसें लेनी है, जिसने जहां जहां, मतलब हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है। वो ये जरूरी नहीं कि वो कलम से लिखी हुई है, वो किसी ना किसी इनक्रिप्टेड वे में कहीं ना कहीं कोई वो तहरीर है। ठीक है सर। वो क्या तहरीर है, वो जो हम कहते हैं ना लौहे महफूज, वो क्या है हम नहीं जानते, लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, वो लिखा हुआ से मुराद ये नहीं कि पेन से लिखा हुआ है, वो क्या है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतने कहने का ये है कि ये जब हम पढ़ते हैं ना, ये जो हम चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो इस्तेमाल अभी होने लगी है ना, क्योंकि स्विफ्ट की पाबंदियां लगती हैं, तो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट होती है, तो साइबर में गेम शुरू होता है सारा। तो MIR वो अपना एक MIR-1 एक अपना सिस्टम शायद रशिया लॉन्च कर दे दरमियान में, जिसमें वो इंटरनेट क्लोज कर दे बाकी दुनिया के साथ, क्योंकि जो स्विफ्ट के सेंटर्स हैं वो नीदरलैंड में
और यूके में और वो जो अमेरिका में है। तो अभी भी रशियन बैंक्स उन्हीं के थ्रू जा रहे हैं। तो हो सकता है ये पाबंदियां लगें तो सारा का सारा विड्रॉ करके अपने सिस्टम्स को, तो ये असल उसमें चीज क्या होगी कि ये एनक्रिप्टेड है सारा, मतलब ये पता ना चले किसी को कि ये जो, तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन। और ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें ये जबान लिखी जाती है, जैसे कहते हैं कैलीग्राफी, उस तरह से ये है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में फिर कोड वर्ड्स और उन कोड्स को, और हैकर्स का काम क्या है, हैकर्स का डी वो पासवर्ड चुरा लिया या मैलवेयर डाल दिया या उसको और तरीके हैं। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि उसमें पूरा का पूरा मैसेज ही अगर आप बदल दें और सामने वाला जो है उसको एक मैसेज ही दूसरा मिले, आपको लैंग्वेज भी पता चल जाए किसकी ये लैंग्वेज है, ये मैसेज को इस तरह से मैंने डिसाइफर करना है, तो फिर आप उसके अंदर पूरा का पूरा ऐसा मैलवेयर डाल सकते हैं कि इधर से मैं समझूं कि अच्छा यार ये तो उसी का पैगाम है, लेकिन वो पैगाम बिल्कुल किसी और अंदाज में मुझे ऑपोजिट हो। सही, ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे आप, साइबर पर बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब का दौरा चाइना के दौरान क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई बातचीत होगी, क्योंकि हमें भी साइंस में प्रोग्रेस करने की जरूरत बहुत ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सारा का सारा आगे जो भी सिलसिला है वो साइबर स्पेस में या क्रिप्टो में। अब देखें ना, ये क्रिप्टो खुफिया बात हो गई, यानी क्रिप्टो तो उसको ग्राफी में ले लें या करेंसी में ले लें, यानी ऐसी चीज जो बाईपास कर रही है पूरे के पूरे एक सिस्टम को बाईपास कर रही है। अच्छा, और इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, और उनको CIA कहा जाता है, CIA का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पहली बात तो ये है कि उसमें कॉन्फिडेंशियल लोग कितना है, ठीक है ना, मतलब मिसाल के तौर पर एक पैगाम भेजा और उसको कोई दूसरा किसी दूसरे को पता ना चले। अच्छा, इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आई से, ठीक है। इंटेग्रिटी ये है कि जैसा मैंने भेजा वैसा ही पहुंचा, जितने पैसे भेजे उतने ही मिले। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि किसी को पता नहीं चला। इंटेग्रिटी ये है कि वैसे के वैसे ही आगे तक पहुंचा। और अवेलेबिलिटी ये है कि जैसे मैंने भेजा उसी तरह से फौरन ही तुमको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके रिस्क भी हैं बहुत सारे, जैसे इसमें नजर आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी में रिस्क ये होता है कि प्राइवेसी लूज हो जाए, अनऑथोराइज कोई आदमी, ये उनका काम है जो कि हैकर्स हैं बीच में। और तरीका क्या है, एनक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन, ठीक है ना, बैकअप, ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी, एक्सेस कंट्रोल, तो ये इसकी जो बेसिक है। लेकिन CIA इसमें इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और ये। अच्छा, तो ये CIA का लफ्ज़, CIA ट्राइड जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको AIC भी बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन CIA ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये अब क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे मैसेजेस, क्या पैगाम वहाँ यूक्रेन में जो लोग मौजूद हैं, रशियंस को क्या कितना पता है, डेटा कितना किसके पास है, ये जो एनक्रिप्टेड चीज़ें हैं ना सारी, एनक्रिप्शन वाली, और जो मैसेजेस, ये दुनिया में महफूज नहीं है। मतलब ये होता है ना, लिफाफा लेके कोई जा रहा है, कोई खत लेके जा रहा है, उसको पकड़ लिया, फिर उसके बाद ये हो गया कि जी कॉपर वायर्स आ गई हैं, टेलीफोन आ गया है उसमें, फिर उसके बाद माता हरी, ये उसको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो पकड़ लिया था और उसको गोली मारी थी, जो जासूस हैं बाकी सारे, उनके पास यही होता है कि वो मैसेज होता है, वो इनक्रिप्टेड मैसेज किस शक्ल में है। फिर एक एनिग्मा के नाम से एक मशीन बनाई थी जर्मन्स ने, जो कि खामोशी से, जो चंद बेहतरीन मशीनों में से एक थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसके ऊपर पोलैंड में बैठ के काम होता रहा। और पोलैंड ने जाके, जब फ्रांस और बर्तानिया का मामला बहुत खराब हो गया, तो पोलैंड के अंदर बैठे हुए लोगों ने बताया कि हम तो उसको बहुत अरसे से मॉनिटर कर रहे हैं बैठ के, वो मैसेज उन्होंने एज अ गिफ्ट उन्होंने हैंड ओवर किए। और जंग में जो बड़ी शिकस्त थी जर्मनी की उसकी, कि उसका एनिग्मा जो है वो उसको पढ़ रहे थे बैठ के। तो और इसी तरह से हम सबको पता है कि उसके पास फिर जर्मन भी बहुत ज्यादा, और ये हजारों की तादाद में उस वक्त वो टेलेक्स को, कोड्स को, ये मॉरिस कोड कैसे पढ़ना है, कैसे मैसेजेस कैसे पढ़ने हैं, मैसेज आगे। अब आज की दुनिया में भी यही हो रहा है, ठीक है, कि वो किसी और कोई और नाम रख दिया, कोई और उसको, और फिर उसको जो लोग पीछे बैठे हैं उनका काम है कि ये समझें कि अगर रशिया एक मैसेज दे रहा है तो क्या दे रहा है, अमेरिका दे रहा है तो क्या मैसेज क्या है, किस तरह से फौजें साइबर में, और अगर दुनिया में वो महफूज नहीं है सारा, तो डेटा लेके क्लाउड में चले जाएं। क्लाउड इधर ही कहीं है, वो बादलों में नहीं है, इधर ही के मौजूद है, यानी मेन सर्वर से वो हटा के क्लाउड में रख दें,
और अगर बहुत ही ज्यादा क्लाउड यहाँ पर भी, उसमें आगे बात कर लेंगे, तो फिर कहीं जाके साइबर में ऊपर ले जाएं, साइबर स्पेस में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं। तो बात ये कि उस डेटा को महफूज रखना। उस डेटा में क्या है, उसमें नाम है, उसमें चीजें हैं, उसमें लोकेशंस हैं, उसमें प्लानिंग्स हैं, उसमें बेशुमार स्टफ है। डेटा इज द ऑयल, ना आज की दुनिया जिसके पास डेटा है उसके पास चीजें सारी। अच्छा, कुछ देर अब जो प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, एक ये खबर भी आ रही है कि जेलेंस्की भी शायद वहां पहुंचे, और जेलेंस्की और पुतिन की क्या मुलाकात हो पाती है ये अभी तक नहीं पता। अभी तक बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं है 4 फरवरी से पहले। लेकिन आज यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बड़ा अहम है, और इजलास के अंदर देखिए करारदाद कोई मंजूर होगी, वो यही कहेंगे कि, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि जी मैं कुछ दिनों के बाद जो तहरीरी जवाब आया है उसका तहरीरी जवाब मैं दूंगा। तहरीरी जवाब इन्होंने दे दिया अमेरिका की तरफ से, सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो प्रेसिडेंट बाइडेन उनकी तरफ से और नेटो की तरफ से तहरीरी जवाब आ गया। तो ऑप्शंस कम हो रहे हैं अब इनकी तरफ से। और आज कुछ देर के बाद अमीर कतर की मुलाकात शुरू होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। अमीर कतर की मुलाकात शुरू होगी, और अमीर कतर की इस मुलाकात में कतर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है 2-3 मामलात में। एक तो जब हमास और इसराइल का मामला चल रहा था तो उस वक्त कतर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर अफगानिस्तान के अंदर कतर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन उसके साथ ही आप ये देखें कि अब कतर जो है वो क्या यूरोप को गैस सप्लाई कर, कतर दूसरा दुनिया में बड़ा एलएनजी का एक्सपोर्टर है अमेरिका के बाद। अच्छा, लेकिन क्या कतर, अच्छा रशिया ने इस पे कहा कि कतर नहीं कर सकता, ठीक है, रशिया की तरफ से आया कि कतर नहीं कर सकता, और नेटो या यूरोप या बाकी मुल्क अगला कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लें। मेरे प्रेसिडेंट पुतिन भी खास जगह के, मैंने आपसे कहा ना कि इस जेलेंस्की भी अब चाह रहे हैं कि शायद जंग ना हो, टर्की भी चाह रहे हैं जंग ना हो दरमियान में, क्योंकि कई मुल्कों का ख्याल यह था कि वो बीच में, खासतौर पर यूरोप के मुल्क जो मुल्क हैं उनका ख्याल यह था कि हम मीडिएट कर सकते हैं बीच में। मीडिएशन खत्म हो गई है, ये बिल्कुल मॉस्को विज़ावी वॉशिंगटन आ गया मामला। अब दरमियान में कोई कोशिश करेगी जी मैं बिठाता हूं, सुलह करवाता हूं, बिल्कुल नहीं। ये पुतिन विज़ावी बाइडेन। और वो पुरानी बात जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने की थी कि मैं एक दफा मिला प्रेसिडेंट पुतिन से, तो मैंने आंखों में देखा तो मुझे कोई बड़ी बेरहमी नजर आई, और ये सारा। वो तो प्रेसिडेंट बाइडेन को अच्छे ख्यालात रखते नहीं है, और पुतिन भी नहीं रखते। पुतिन को भी पता है कि ये सारा का सारा जब सोवियत यूनियन टूटा और उसके बाद जब यूक्रेन हुआ और सारे मामला, तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी को एक शख्स सेट करता रहा, उसका नाम प्रेसिडेंट बाइडेन है। तो ये सारा जो सोवियत यूनियन जहाद, अफगान जिहाद, तो वो उधर बाइडेन है। और बाइडेन कौन है? फॉर्मर केजीबी, ठीक है, वो केजीबी, वो उधर फॉर। तो इस वक्त आप समझें कि इसमें से यानी किसी ना किसी सूरत में उन्होंने आयरलैंड के पास जो मशकें हो रही थी वहां से बुला ली अपने नेवल शिप्स को। लेकिन ये कि मामला किस रुख पे आगे जाता है, ये तनाव तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना। अगर अब इसमें बाइडेन जो है उनका मुतालबा यह है कि क्रीमिया से भी हटाया जाए जी, क्रीमिया को भी हम नहीं मानते वरना सैंक्शंस लगेंगी। और वो ये कह रहे हैं कि ये तो किसी सूरत हम अपने वेस्टर्न या ईस्टर्न फ्लैंक में हम आने ही नहीं देंगे नेटो को, हमें तहरीरी तौर पे जमानत दें। दोनबास के अंदर वही गुरिल्ला फोर्सेस और सारे इश्यूज अपनी जगह खड़े। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मसले को हल करे। नाज़रीन पे गए वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।